देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि कॉलम ए से कॉलम बी को आपको मिलाना है, तो इसमें मैं मिला देता हूँ, लेकिन आपको जो आंसर लिखना है वो ऐसे आपको मिलाना नहीं है, आपको आंसर अलग से लिखना है, ठीक है। उत्तर दे के आपको जिसका जो आंसर होगा उसके सामने लिखना है। चलिए इसको देखिए करते हैं। तो ये जो 1 नंबर होगा युवा इटली, इसका आंसर होगा आपका ग्यूसेप मैजिनी। 2 नंबर जो सुरक्षा लैंप है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हैम्फ्री डेवी। यूटोपियन समाजवाद, इसका आंसर होगा आपका सेंट साइमन, ए नंबर, ठीक है। 3 का ये होगा। और 4 का रक्त और लौह नीति, इसका होगा सी बिस्मार्क। तो आपको आंसर कैसे लिखना है, तो आपको जो कि आंसर नीचे लिखना है, आंसर बोल के या उत्तर बोल के आपको लिख लेना है, ठीक है, ऐसे लिखिएगा। और युवा इटली का आंसर आपका क्या था, ग्यूसेप मैजिनी। तो उत्तर में आपको लिखना है युवा इटली, इधर लिखना है, युवा इटली इधर लिखिएगा। और उसके बगल में जो है कि ए बी नंबर दे के आपको लिख देना है ग्यूसेप मैजिनी। ऐसे करके आपको जो है कि जिसका जो आंसर है उसके सामने लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 बोला है सही या गलत लिखना है आपको। तो पहला है गणतंत्र की स्थापना फ्रांस में दूसरी बार 1848 में हुई थी, आपका सही होगा। तो आपको उत्तर में सही लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, औद्योगिक क्रांति के दौरान इंग्लैंड को वैश्विक कारखाने के रूप में जाना जाता था, तो ये भी सही होगा। इसके बाद 3 नंबर देखिए, हिटलर के अनुसार इटली था एक भौगोलिक अभिव्यक्ति, ये आपका गलत होगा, ठीक है, यहाँ लिखना है गलत। नेक्स्ट देखिए आते 4 नंबर क्वेश्चन 2 का, रूस और तुर्की के बीच एड्रियनोपल की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, ये भी आपका क्या होगा, सही होगा। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सही विकल्प को चुनना है। देखिए फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस का राजा डैश था, यहाँ होगा आपका जो ये वाला सही होगा लुई, ठीक है, 16वां, लुई 16वां। नेक्स्ट देखिए कैंडाइज पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई थी, तो इसका आंसर होगा आपका वोल्टेयर, क्या होगा, तो यहाँ पर आपका वोल्टेयर लिख देना है, ठीक है, खाली जगह में आपको वोल्टेयर लिख देना है। यहाँ पे लुई 16वां लिखना है, यहाँ पर वोल्टेयर लिखना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 3, वह व्यक्ति जिसने फ्रांस को आर्थिक त्रुटि का संग्रहालय कहा वह डैश था, डैश, तो इसका होगा एडम स्मिथ, तो यहाँ पर आपको लिख देना है एडम स्मिथ। 3 का 4 नंबर देखिए क्या है क्वेश्चन, कि 1861 में मुक्ति स्वरूप ने डैश में प्रभावी रूप से सरफ डॉन को समाप्त कर दिया, तो यहाँ रूस होगा, क्या होगा, तो यहाँ खाली जगह आपको रूस लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर 2 या 3 वाक्यों में आपको देना है। पहला क्वेश्चन है कि इंटेंडेंट, देखिए इंटेंडेंट यहाँ इंग्लिश में बोला जाता है, आपके क्वेश्चन में हो सके इंटेंडेंट लिखा हो, या हिंदी में इसको इच्छित बोलते हैं, तो आपके क्वेश्चन में इंटेंडेंट लिखा होगा या इच्छित लिखा होगा, के रूप से किसे जाना जाता था, तो आपके क्वेश्चन में जो लिखा हुआ होगा आप वही लिखिएगा, ठीक है। आंसर में भी अगर इंटेंडेंट होगा तो आप हर जगह इंटेंडेंट ही लिखिएगा, इच्छित होगा तो आप इच्छित लिखिएगा, ठीक है। इंटेंडेंट को हिंदी में इच्छित बोला जाता है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया। देखिए उसका उत्तर होगा कि उत्तरी फ्रांस के आंतरिक प्रांतों के प्रभारी शाही कर संग्रहकर्ता इंटेंडेंट के रूप में जाने जाते थे। वास्तव में इंटेंडेंट राजा के वफादार प्रशासनिक अधिकारी के रूप में प्रसिद्ध थे। सत्ता का दुरुपयोग कर वे अधिकाधिक दमनकारी और भ्रष्ट होते गए, वे दमनकारी भेड़िए थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 2 नंबर, लीजन ऑफ ऑनर क्या था, तो इसका आंसर हुआ नेपोलियन के द्वारा देशभक्ति एवं देश सेवा के लिए व्यक्तियों तथा संस्थाओं को सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया संस्था को लीजन ऑफ ऑनर कहा जाता है। लीजन नेपोलियन ने प्रथम काउंसिल के रूप में देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने तथा उसके बहुमुखी विकास के लिए भरसक प्रयास किया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर, ऑर्डर इन काउंसिल, तो आपके क्वेश्चन में हो सके ऑर्डर इन काउंसिल भी लिखा हो सकता है या परिषद में आदेश, ये भी लिखा हो सकता है। ऑर्डर इन काउंसिल को ही हिंदी में परिषद में आदेश बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या था, देखिए इसका आंसर, यूरोपीय राज्यों में केवल ब्रिटेन ही ऐसा देश था जिसे नेपोलियन नहीं हरा सकता था। ब्रिटेन को हराने के लिए नेपोलियन ने एक परोक्ष तरीका अपनाया जिसे महाद्वीप व्यवस्था कहते हैं। नेपोलियन जानता था कि इंग्लैंड की शक्ति का आधार उसका व्यापार है, अतः नवंबर 1806 में उसने बर्लिन से एक आदेश निकाला जिसे बर्लिन आदेश कहते हैं। इस आदेश द्वारा इंग्लैंड और उसके सभी उपनिवेशों के साथ यूरोप का व्यापार
निषिद्ध कर दिया गया। यह आदेश दिया गया कि ना तो इंग्लैंड एवं उसके उपनिवेश का कोई जहाज यूरोप आएगा और ना यूरोप का कोई जहाज इंग्लैंड एवं उसके उपनिवेश जाएगा। इंग्लैंड ने बर्लिन आदेश का जवाब ऑर्डर इन काउंसिल से दिया। उसने फ्रांस और उसके मित्र देशों के साथ व्यापार बंद कर दिया और उनके जहाज़ों को संसार के अन्य देशों के बंदरगाहों में आने जाने से रोक दिया। क्वेश्चन के तरफ आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर, क्वेश्चन 4 का 4। रिसार्जिमेंटो क्या है? देखिए इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर होगा 1815 ईस्वी के बाद इटली में राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बार बार विद्रोह हुए थे। इसके फलस्वरूप हजारों व्यक्तियों को कारागारों में डाल दिया गया था और हजारों क्रांतिकारियों को यहाँ पर ये नहीं होगा, हटा देना, हजारों क्रांतिकारियों को निर्वासित कर दिया गया था। इस निर्वासित व्यक्तियों में अनेक विचारक और लेखक थे जिन्होंने इटली के राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की। इन विचारकों में मेज़िनी प्रमुख था। तत्कालीन साहित्य में राष्ट्रवादी और उदारवादी विचारों का प्राधान्य था। इन लेखकों में कारदुसी, अल्फ्राई, फास्कोलव, लियोपार्डी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह वैचारिक आंदोलन इतना प्रभावित था कि इटली के इतिहास में इसे रिसार्जिमेंटो या पुनर्जीवन कहा गया। नेक्स्ट आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 5 के तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 का 5 नंबर। घेटो किसे कहते थे? हिटलर के शासनकाल में जर्मनी में यहूदियों को गैर नागरिक समझा जाता था। उनके रहन सहन के लिए पृथक व्यवस्था होती थी जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता था। ऐसे यहूदी बस्ती को घेटो कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि 7 या 8 वाक्यों में उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर क्वेश्चन है, जार मुक्तिदाता किसे कहा जाता है और क्यों? यह आपके क्वेश्चन में सिर्फ होगा कि मुक्ति जार किसे कहा जाता है, ये भी हो सकता है, या सिर्फ मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर द्वितीय। इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर द्वितीय 1855 से 1881 ईस्वी ने गद्दी पर बैठते ही विभिन्न सुधारों का श्रीगणेश किया। इन्हीं सुधारों के क्रम में भूदासों की मुक्ति भी शामिल है। अपने विभिन्न सुधारों के कारण रूस के इतिहास में वह जार मुक्तिदाता कहा जाता है। फिर पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है दूसरा पैराग्राफ। रूस के इतिहास में दास प्रथा का अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा अंत किया जाना एक महत्वपूर्ण घटना है। दास भी अपनी मुक्ति के लिए अपनी इच्छा जाहिर करने लगे थे, अतः जार ने भी उनकी मुक्ति के लिए अपनी तत्परता दिखाई। इस घटना ने न केवल रूस की जनता के सामाजिक जीवन में परिवर्तन किया, प्रत्युत आर्थिक जीवन में भी क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। आपको नेक्स्ट पैराग्राफ क्या लिखना है? तो आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना है, दासों की अवस्था में सुधार लाने के लिए अलेक्जेंडर ने 1861 में 4 मुक्ति घोषणाएं प्रकाशित की। पहली मुक्ति घोषणा के अनुसार संपूर्ण साम्राज्य के दासत्व को समाप्त कर दिया गया और दासों को स्वतंत्र कर उन्हें नागरिक अधिकार प्रदान किए गए। अन्य 3 मुक्ति घोषणा दासों के आर्थिक जीवन से संबंधित थी। व्युत्पत्ति दास अब केवल स्वतंत्र नागरिक थे, बल्कि भूस्वामी भी। अब वे कुलीनों की सेवा से मुक्त कर दिए गए और कुलीनों की संपत्ति भी अपहृत कर ली गई। सामंतों की कुछ जागीरों पर दासों का अधिकार कायम किया गया और इसके एवज में सामंतों को कीमतें दे दी गई। यह कीमत किसानों के वार्षिक किस्तों में वसूल करने के कानून बनाए गए। इसकी वसूली के लिए किसानों से 6% ब्याज लेने की व्यवस्था की गई। इसके बाद आपको लास्ट पैराग्राफ लिखना है। तीसरी मुक्ति घोषणा के अनुसार किसानों को दी गई भूमि पर उनकी मिल्कियत नहीं स्वीकार की गई। सारी भूमि मीर या ग्राम सभा को दे दी गई। अब कुलीनों के बदले मीर ही जमीन का वितरण करने लगे। इस प्रकार रूस की जमीन पर मीर का अधिकार कायम हो गया। भूमि की कीमत उसे ही चुकानी थी और इसके लिए उसे कृषकों पर कर लगाने का अधिकार था। सामंतों को वार्षिक लगान चुकाने के लिए मीर को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता भी दी गई।
क्वेश्चन देखिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का 2 नंबर। नेपोलियन कोड, हिंदी में इसको बोला जाता है नेपोलियन विधान संहिता। आपके क्वेश्चन में दोनों में से कोई लिखा हो सकता है, पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए इसमें आपको क्या लिखना है। नेपोलियन की सर्वाधिक संपूर्ण महत्वपूर्ण देन फ्रांस के लिए उसकी विधान संहिता है। स्वयं नेपोलियन ने संहिता को अपनी गौरवपूर्ण उपलब्धि माना था। वस्तुतः क्रांति के कारण संपूर्ण फ्रांस की शासन व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी और स्थिति अराजकता के बिंदु तक पहुंच चुकी थी। क्रांति के दौरान संपत्ति एवं नागरिकों के अधिकारों से संबंधित अनेक परिवर्तन हुए थे। कानूनों की भी बाढ़ आई थी। अब सब कानून अस्थिर एवं स्वतः समाप्त हो गए। इन परिस्थितियों में नेपोलियन ने फ्रांस के बड़े बड़े वकीलों, विधिवेत्ताओं एवं न्यायविदों को कानून व्यवस्था में सुधार के लिए नए नियमों के निर्माण का आह्वान किया। इसके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को राज्य परिषद द्वारा गठित एवं एक आयोग के विचारार्थ सुपुर्द किया गया। 84 अधिवेशनों की एक लंबी प्रक्रिया एवं विचार विनिमय के उपरांत परिषद ने विधान संहिता का प्रारूप स्वीकृत हेतु पारित किया, जिसे नेपोलियन विधान संहिता या नेपोलियन कोड कहते हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है, नेपोलियन कोड कुल 5 हैं। सिविल कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, पेनल कोड और कॉमर्शियल कोड। इन समस्त कोडों में सिविल कोड सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इन सभी कोडों ने राज्य क्रांति के सिद्धांतों एवं फ्रांस की पुरातन व्यवस्था को सुसंगठित किया। इसके चलते नेपोलियन को द्वितीय जस्टिनियन की उपाधि भी मिली। इनके कारण औरतों को पुरुषों के समकक्ष बनाया गया, दास प्रथा का उन्मूलन किया गया, सामाजिक तथा आर्थिक समानता को एक करने का प्रयास किया गया और शासन को अधिकाधिक सुदृढ़ बनाया गया। इसे 1804 ईस्वी में संपूर्ण फ्रांस में लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 3। हिटलर के उदय के पीछे क्या कारण थे? इसका आंसर देखिए आपके स्क्रीन पे है। पहला पैराग्राफ को लिखना है, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की बुरी तरह हार हुई और उस पर तमाम तरह की बंदिशें थोप दी गई। मसलन सैनिकों की संख्या अधिकतम 1 लाख सैनिक तक सीमित कर दी गई। जर्मनी के एक बड़े भूभाग को उससे छीन लिया गया, हथियार नष्ट कर दिए गए और हर्जाने के रूप में करीब 6,600 मिलियन पाउंड का भुगतान करने के लिए कहा गया। फिर पैराग्राफ चेंज करके दूसरा पैराग्राफ लिखना है। परिणाम स्वरूप जर्मनी की हालत बद से बदतर हो गए, चूँकि उस समय जर्मनी में नई लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था और उसी सरकार ने ही वर्साय की संधि में इन शर्तों पर हस्ताक्षर किए थे। अतः जर्मनी की जनता में सरकार के प्रति गुस्सा था। फिर आपको थर्ड पैराग्राफ में लिखना है, हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध में एक सैनिक संदेशवाहक के रूप में अपनी सेवाएं दी थी और युद्ध में घायल हो गया था। उसने जब वर्साय के संधि के बारे में सुना, तभी से वह तत्कालीन सरकार को दोषी मानने लगा था। अब आपको यहाँ पर लिखना है, हिटलर के उदय के पीछे प्रमुख कारण थे। पहला लिखना है आपको, लोकतांत्रिक सरकार के प्रति जर्मन लोगों का गुस्सा था क्योंकि उसने वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, हिटलर ने लोगों से वादा किया कि वह जर्मनी को उसका गौरव लौटा कर लाएगा। थर्ड पॉइंट लिखना है, हिटलर एक कुशल वक्ता और करिश्माई व्यक्तित्व का धनी था। उसके बाद आपको ये नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, हिटलर के उदय में नाजी प्रोपेगेंडा का बहुत बड़ा योगदान था, यानी पोस्टर, रेडियो, पैम्पलेट्स के माध्यम से जमकर नाजी विचारधारा का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, हिटलर के राष्ट्रवाद से लोग सर्वाधिक प्रभावित हुए। लास्ट पॉइंट इसमें लिखना है आपको, जर्मनी तब राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संकटों से जूझ रहा था और जर्मन की जनता को एक मसीहा की तलाश थी जो उन्हें इन संकटों से उबार सके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 4 नंबर, एम्स डिस्पैच। देखिए एम्स डिस्पैच का एक और नाम है एम्स टेलीग्राम, और इसी को जो कि एम्स डिस्पैच और एम्स टेलीग्राम को हिंदी में बोला जाता है एम्स तार, तो मैंने ये भी लिख दिया। हो सके आपके क्वेश्चन में तीनों में से कुछ भी हो, जो हो वही लिखिएगा आप, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या है, एम्स टेलीग्राम क्या है या एम्स तार क्या है।
देखिए, फ्रैंको पर्शियन युद्ध 1870 ईस्वी के समय नेपोलियन तृतीय ने प्रशा के शासन में से इस बात के लिए स्पष्ट रूप से निम्नलिखित आश्वासन मांगा कि प्रशा भविष्य में लियोपोल्ड को स्पेन के सिंहासन पर बैठने का प्रयत्न नहीं करेगा। सम्राट विलियम इन दिनों एम्स नामक नगर में छुट्टियां व्यतीत करने गया था। अतः नेपोलियन तृतीय ने वेनेविटा नामक अपने राजदूत को कैसर विलियम प्रथम के पास भेजा। सम्राट विलियम प्रथम ने फ्रांसीसी राजदूत को आश्वासन दिया कि राजकुमार लियोपोल्ड कभी भी स्पेन राज सिंहासन के लिए उम्मीदवार नहीं होगा। अतः उसके बाद एम्स से दूसरे स्थान चला गया तथा फ्रांसीसी राजदूत के साथ हुई अपनी वार्ता का सारांश उसने टेलीग्राम मतलब तार द्वारा बिस्मार्क को दिया। 13 जुलाई 1870 ईस्वी की रात को बिस्मार्क को यह तार मिला। टेलीग्राम या तार, आप क्वेश्चन में अगर टेलीग्राम होगा टेलीग्राम लिखेगा, तार होगा तो आप तार ही लिखेगा। पढ़कर उसे घोर निराशा हुई। अतः बिस्मार्क ने पुनः एक कूटनीतिक चाल चली। उसने टेलीग्राम मतलब तार की भाषा में हेरफेर करके समाचार पत्रों पर प्रकाशित दिया। इस हेरफेर के पश्चात टेलीग्राम को पढ़ने पर ऐसा महसूस हो रहा था कि एम्स में कैसर विलियम प्रथम ने फ्रांसीसी राजदूत का अपमान किया है। दूसरी ओर फ्रांसीसी जनता भी यह समझती थी कि सम्राट ने फ्रांसीसी राजदूत का घोर अपमान किया है। यह तार एम्स टेलीग्राम या एम्स तार, तो आपको यहाँ लिखना एम्स टेलीग्राम या एम्स तार के नाम से प्रसिद्ध है। तो जो आपके क्वेश्चन में जो होगा वही लिखेगा, एम्स टेलीग्राम होगा तो वही लिखेगा, एम्स तार होगा तो वही लिखेगा। ठीक है, आगे देखिए आपको क्या लिखना है। फ्रांसीसी जनता इससे बड़ी क्रुद्ध हुई तथा अपने अपमान का बदला लेने के लिए नेपोलियन से मांग करने लगी। बिस्मार्क भी यही चाहता था। बिस्मार्क की चाल से दोनों देशों की जनता पूरी तरह भड़क गई। दोनों देश में युद्ध छिड़ने की मांग होने लगी और तब 15 जुलाई 1870 ईस्वी को फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि एक क्वेश्चन है आपका 8 मार्क्स का, 7 से 8 वाक्यों में उत्तर देना है। ये इस मॉडल एक्टिविटी टास्क का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन ये दिया गया है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी। देखिए इसका उत्तर आपके सामने है। सन 1862 ईस्वी में जब बिस्मार्क प्रशा का चांसलर नियुक्त हुआ तब जर्मन देशभक्त जर्मनी के एकीकरण के लिए बहुत इच्छुक थे। बिस्मार्क भी प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण चाहता था, लेकिन वह एक महान कूटनीतिज्ञ होने के कारण यह भलीभांति समझता था कि जर्मनी का एकीकरण करना इतना सरल नहीं है जितना कि साधारण जनता और आंदोलनकारी समझते हैं। बिस्मार्क ने अनुभव किया कि प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी की एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित समस्याएं थी। पहला आपको लिखना है एक शक्तिशाली सेना का गठन। दूसरा लिखना है अन्य जर्मन राज्यों को प्रभावित करना जिससे वे ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त हो जाएं, विशेषतः दक्षिण जर्मनी के कैथोलिक राज्य जो कैथोलिक ऑस्ट्रिया के प्रभाव में थे। थर्ड पॉइंट इसमें लिखना है ऑस्ट्रिया को पराजित कर उसे सदैव के लिए जर्मनी से निकाल देना। फोर्थ में लिखना है आपको पॉइंट में फ्रांस को पराजित करना क्योंकि यह जर्मन एकीकरण के मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा था। फिर आपको देखिए आगे क्या लिखना है, बिस्मार्क की नीति तथा उद्देश्य, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। इसमें आपको क्या लिखना है, देखिए बिस्मार्क की मान्यता थी कि सैनिक दृष्टि से प्रशा को शक्तिशाली बनाकर ही जर्मनी का एकीकरण पूरा किया जा सकता। अतः उसने अपने सम्राट विलियम प्रथम को सुझाव दिया कि वह सैनिक संगठन जारी रखे और संसद के विरोध की तनिक भी परवाह न करे। अतः वह निम्न सदन की अवहेलना करके केवल उच्च सदन में बजट पास करता रहा और सेना के सुधारों के लिए आवश्यक धनराशि प्राप्त करता रहा। उसने अपनी नीति का प्रतिपादन करते हुए कहा, हमारे समय की महान समस्याएं भाषण और बहुमत के प्रस्तावों द्वारा नहीं अपितु लौ और रक्त की नीति के द्वारा ही सुलझ सकती हैं। इस प्रकार बिस्मार्क का निश्चित मत था कि सैनिक शक्ति के बल पर ही जर्मनी का एकीकरण संभव था। अतः बिस्मार्क ने कुछ समय में प्रशा में एक विशाल और सुसज्जित सेना का निर्माण कर दिया और अंत में लौ और रक्त की नीति का अनुसरण करते हुए उसने केवल 6 वर्षों में 1864 से 1870 ईस्वी तक संपूर्ण जर्मनी का एकीकरण कर दिया। इसी के साथ जो है कि आपका क्लास 9 का फाइनल मॉडल एक्टिविटी टास्क का हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो है कि सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।